जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो ये जो क्लास जो आप देखने वाले हैं ये एमपीपीएससी की करंट अफेयर्स की क्लास है। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्लासेस आपको रेगुलरली जो है वो कहाँ पर मिलेंगी, तो डिस्क्रिप्शन पर एप्लीकेशन की मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ। उस लिंक के थ्रू आप इन एप्लीकेशन को जो है वो एप्लीकेशन पर जाके इन क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। हमारा एमपीपीएससी का एक बैच है जिसमें हम कंप्लीट एमपीपीएससी के आपके करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करवाते हैं। रेगुलर बेसिस पर लाइव क्लासेस चलती हैं, पीडीएफ आपको मिलती हैं, टेस्ट आपके ऑन अ रेगुलर बेसिस होते हैं करंट अफेयर्स के। प्लस एमपीपीएससी का जैसे कि आपको पता है कि यूनिट वाइज सिलेबस जो है वो बन चुका है, यूनिट 1 to 10, राइट। तो पूरा यूनिट वाइज जो है वो आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन भी इसी कोर्स के अंदर, इसी बैच के अंदर आपकी करवाई जाती है। तो आप एक बार एप्लीकेशन पे जाकर जरूर चेक करें एमपीपीएससी के हमारे कोर्स को, और अभी ये डेमो क्लास जो है वो देखें। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए झा सर अकेडमी फॉर आईएएस को और करे अपने यूपीएससी और पीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। सो मेरी आवाज़ अगर आपको प्रॉपर्ली सुनाई दे रही है और स्क्रीन आपके सामने मैं शो कर देता हूँ, स्क्रीन दिखाई दे रही है तो प्लीज़ बताइएगा। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो 27 और 28 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स को हम लोग जो है वो कवर करेंगे। सो सबसे पहला जो करंट अफेयर्स जो है वो समिट्स, मीटिंग और कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलता है। सम्मेलन वगैरह जो होते हैं ना, उससे रिलेटेड। सो डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह जी जो है, उन्होंने आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस, देखो आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस है, ये प्लस मीटिंग, तो ये प्लस भी ध्यान में रखिएगा। ये कंबोडिया में जो है वो हुई है, और उन्होंने कहा है कि वी होप दैट ऑनगोइंग नेगोशिएशन, की हमें उम्मीद है कि दक्षिण चीन सागर यानी कि साउथ चाइना सी के लिए आचार संहिता पर चल रही बातचीत अंतरराष्ट्रीय कानून, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि समझौता के अनुरूप होगी, राइट। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो उन्होंने कहा है कि जो ऑनगोइंग नेगोशिएशन है कोड ऑफ कंडक्ट फॉर साउथ चाइना सी का, ये पूरी तरह से हम लोग को देखने को मिलता है कि कंसिस्टेंट है इंटरनेशनल लॉ। मतलब देखो, आपको एक चीज पता होगी कि साउथ चाइना सी के अंदर अभी बहुत ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं। किस तरीके के इश्यूज चल रहे हैं? चाइना जो है वो साउथ चाइना सी के ऊपर कब्जा कर रही है। अब साउथ चाइना सी के बारे में भी मैं चाहूंगा कि आपको थोड़ा सा जो है वो दिखाऊं इसकी लोकेशन। साउथ चाइना सी, एक मिनट ध्यान रखिए, क्योंकि हमेशा जब भी आप पढ़ो ना तो उसकी लोकेशन के साथ पढ़ोगे ना, तब आपको चीजें जो है वो और अच्छे से क्रिस्टल क्लियर जो है वो समझ में आएंगी। एक सेकंड मुझे दीजिएगा। ये देखिए, अब आपको क्या क्या चीजें इसमें जो है वो ध्यान में रखनी है। आपको दिखाई दे रहा है मैप। अब देखिए, ये इंडिया है। इंडिया से जो है हम ईस्ट की तरफ जो है वो जाएंगे, तो ईस्ट की तरफ जैसे ही हम जाते हैं बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम आपको नजर आती है। और यहीं पर ही आप देखें कि ये साउथ चाइना सी जो है वो आपको नजर आ रही है। क्या है? साउथ चाइना सी। यहीं पर ही फिलीपींस है, यहाँ पर ताइवान है, और यहाँ पर ताइवान स्ट्रेट भी एक हम लोग को देखने को मिलता है। अक्सर क्वेश्चन ताइवान स्ट्रेट से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं। ये वाला क्षेत्र जो है वो ताइवान स्ट्रेट का है। देखो, पार्सल आइलैंड भी यहाँ पर है, काफी विवादित आइलैंड है। स्पार्टली आइलैंड भी यहाँ पर है। तो चाइना क्या कर रहा है? इस पूरे क्षेत्र पर अपना कब्जा कर रहा है। तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका कहना यह है कि भाई जो आचार संहिता जो है, जो कोड ऑफ कंडक्ट जो है कि कंट्रीज को किस तरीके से जो है वो बिहेव करना चाहिए, तो साउथ चाइना सी के ऊपर भी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी लागू होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र समुद्री विधि समझौता, राइट। तो ये हमें देखने को मिल रहा है। उनका कहना यह भी है कि ग्रेवेस्ट थ्रेट, जो थ्रेट हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, ग्रेवेस्ट थ्रेट, जिसमें मतलब देखो क्या हो रहा है, छोटी छोटी कंट्रीज जो हैं उनको ये परेशान कर रहा है चाइना। उनको बोल रहा है, आइलैंड कंट्रीज को बोल रहा है कि साउथ चाइना सी मेरी है। वो वहां पर जाकर अपनी नेवी खड़ी कर दे रहा है, बड़े परेशान कर रहा है, राइट। तो ये कह रहे हैं यार ये तो बहुत बड़ा खतरा है, राइट। ये बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा। अंतरराष्ट्रीय और सीमा पर आतंकवाद है ये। तो ये चीज जो है वो उन्होंने कही है, अंतरराष्ट्रीय और सीमा पर आतंकवाद है। और 9वीं आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस, एडीएमएम प्लस इसको बोलते हैं। तो ये हम लोग को कंबोडिया में देखने को मिली नवंबर 2022 में, कंबोडिया में, राइट। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। कंबोडिया की लोकेशन आपको थोड़ी सी जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि अभी मैंने आपको मैप जो है वो दिखाया था, तो इसमें देखिए कंबोडिया की लोकेशन भी जो है वो आपको नजर आ रही होगी। देखो, वियतनाम के बगल में ये कंबोडिया आपको जो है वो नजर आ रही है। ये थाईलैंड के बगल में कंबोडिया, यहाँ पर देखो गल्फ ऑफ थाईलैंड भी है, तो ये गल्फ भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, थाईलैंड की खाड़ी, राइट। तो ये फैक्ट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए, इसके अलावा एडीएमएम प्लस की बात करें तो हर साल ये मीटिंग जो है वो होती है। किसकी मीटिंग है? डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग है, 10 आसियान कंट्रीज के।
और इसमें 8 डायलॉग पार्टनर्स भी हैं। देखो क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में ये पार्टनर्स पूछ लिया जाते हैं कि इंडिया, यूएसए, रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी कि ये इसके पार्टनर्स हमें नजर आते हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, तो ये चीज आपको यूएनसीएलओएस के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। ये 1982 का कन्वेंशन है, 1982 का अंतरराष्ट्रीय समझौता है, ठीक है। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, राइट। इसके अलावा आगे की जो है वो चर्चा करें हम लोग कि हाँ, जो ये क्या बोलता है यूएनसीएलओएस, क्या बोलता है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो 200 नॉटिकल माइल्स तक जो है वो फैला हुआ है, जैसे अपशोर से। इसका मतलब सिंपल शब्दों में मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे कि अगर आप गोवा की बीच पे खड़े हो, ठीक है, कहां पे खड़े हो, गोवा की बीच पे, तो गोवा की बीच से अगर आप देखोगे कहां पर, समुद्र की तरफ, तो 200 नॉटिकल माइल्स किलोमीटर में कितना होता है, तो 370.4 किलोमीटर होता है। कितना होता है, 370.4 किलोमीटर। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, राइट। 370.4 किलोमीटर लिख लीजिए, यहां पर लिखा नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि उतना एरिया, 370.4 किलोमीटर का एरिया, आप गोवा में खड़े होकर अगर दूर देख रहे हो तो उतना एरिया हमारा होगा, हमारा एरिया होगा। वहां पर हम लोग जो है वो जो भी वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज है उसको हम लोग जो है वो कर सकते हैं, राइट। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए थोड़ा सा डिटेल में मैंने आपको बताया। अब आगे की चर्चा करते हैं। गवर्नमेंट ने पब्लिक कमेंट्स इनवाइट किए हैं, एक ड्राफ्ट है, ठीक है, एक मसौदा है। देखो ड्राफ्ट वैसे एग्जामिनेशन के लिए काम का नहीं होता है, बट फिर भी आपको एक जनरल सी जानकारी होनी चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स अमेंडमेंट बिल 2022, राइट, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम संशोधन विधेयक 2022। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये बिल ऐसा है, ये ड्राफ्ट ऐसा है, ये कानून ऐसा बनने वाला है जो पशुओं के ऊपर जो अत्याचार होता है उसको रोकता है, राइट। अब ये बिल है, मेरी मम्मी सुनेंगी इस बिल के बारे में तो बोलेंगी देखो कमलाक्ष तुम दौलत को मत मारा करो, वरना दौलत का ये वाला जो कानून जो है उसके खिलाफ तुम्हें सजा हो सकती है, राइट। तो दौलत अपना छोटा सा एक पेट है, लैब्राडोर, अभी भी उसको मैंने लिया है, अडॉप्ट किया है, राइट। तो द बिल हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय, इस बिल को जो है वो किसने प्रिपेयर किया, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो भाई ये ध्यान में रखना, मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, इसके द्वारा ये बिल तैयार किया गया। ये बिल सरकार ने बोला है पब्लिक को कि भाई पब्लिक भी अपना विचार करे। देखो कभी भी कोई बिल आता है ना तो एकदम से गवर्नमेंट उसको कानून नहीं बना देती है, पब्लिक के सामने रखती है, पब्लिक के सामने बोलती है कि भाई आप जो है वो बताएं कि इसके अंदर और क्या क्या चीजें ऐड करनी है, समझे बात को, ये चीज है। तो सेंटर ने जो है वो प्रपोज किया है कि यार प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960, यानी कि 1960 का जो इतना पुराना कानून है उसमें हम बदलाव लेकर आएंगे। ये जो नया कानून जो बनने वाला है इसके अंदर 61 चेंजेस हैं, 61 चीजें जो है वो नई शामिल जो है वो की जा रही हैं। इस चेंजेस के अंदर 3 साल की सजा भैया और 5 साल की किलिंग के लिए सजा, यानी कि अगर कोई मार पीट रहा है क्रूरता से, राइट। देखो भैया मैं अपने दौलत को बड़े प्यार से मारता हूँ और थोड़ी देर बाद उसको प्यार भी कर लेता हूँ कि वो काटने वाटने लगा है ना, तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, कोई शिकायत मत कर देना मेरी, राइट। तो उस पेट को मैं बहुत अच्छे से रखता हूँ। वैसे भी ऑब्वियस ही बात है यार, बेजुबान जानवर हैं, इनके ऊपर अत्याचार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो देखो अब आप एक ऑफिसर बनने वाले आने वाले समय में, तो आपको इसके बारे में क्लियरली पता होना चाहिए कि अगर जानवरों के ऊपर क्रूरता कोई करता है तो उसको 3 साल की सजा है, जेल है, और अगर उसको वो मार देता है, हत्या कर देता है, तो 5 साल तक की जेल। तो ड्राफ्ट बिल के अंदर प्रपोजल रखा गया है कि यार बेस्टियलिटी, बेस्टियलिटी का मतलब जो है वो क्या हमें देखने को मिलता है, वह शीता या पशुगमन, इसको एक क्राइम जो है वो माना गया है नए कानून के तहत। क्या माना गया है, क्राइम जो है वो माना गया है, बेस्टियलिटी। अब देखो इसकी मीनिंग भी जो है वो आप लिख लो, बेस्टियलिटी की मीनिंग, बेस्टियलिटी मतलब क्रूएल या डिप्रेव्ड बिहेवियर या सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन अ पर्सन एंड अ एनिमल। तो ये भी है कि पर्सन, ह्यूमन और एनिमल के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स, कई बार ऐसे भी साइको पर्सन होते हैं वो नहीं छोड़ते, राइट। तो उसको भी एक क्राइम जो है वो माना गया। ग्रूसम क्रूएल्टी के अंदर जो है वो रखा गया है, भयानक क्रूरता के अंदर उसको शामिल किया गया है। ग्रूसम क्रूएल्टी के अंदर जेल तो होगी 50,000 से लेकर 75,000 रुपए तक का फाइन भी जो है वो देना पड़ेगा, या फिर एनिमल की कॉस्ट जितनी है उसके बराबर फाइन होगा, राइट। होते ना काफी 1-1 लाख के डॉग्स होते हैं, आपको पता है, राइट। इट मेक सेवरल ऑफेंसेस कॉग्निजेबल, काफी सारे ऑफेंसेस को इन्होंने कॉग्निजेबल, संज्ञेय जो है वो बनाया है, राइट।
इसका मतलब ये है कि ऑफेंडर जो है उसको अरेस्ट किया जा सकता है बिना किसी अरेस्ट वारंट के। आप देखो कॉग्निजेबल क्या होता है ऑफेंस, ये भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये ध्यान में रखना है कि किसी भी व्यक्ति को बिना अरेस्ट वारंट के अरेस्ट करने वाला जो अपराध होता है वो कॉग्निजेबल होता है, संज्ञेय होता है, ठीक है। और जो आज की डेट में जो कानून है प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टुवर्ड्स एनिमल एक्ट 1960 का 1960 का जो है, उसके अंदर पनिशमेंट फाइन जो है, देखो यार 10 रुपए से 50 रुपए का फाइन है, ये क्या मजाक है, देखिए। और दूसरे ऑफेंडर जो है उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो फाइन की 25 रुपए से 100 रुपए तक और 3 महीने की सजा। तो अभी सजा को बढ़ाया जा रहा है, फाइन को भी इंपोज किया जा रहा है। और 2014 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराज एंड अदर्स के केस में ये कहा है कि अगर उल्लंघन होता है प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी एक्ट 1960 का, यानी कि एनिमल्स को क्रूएल तरीके से, अगर क्रूर तरीके से उसके साथ व्यवहार किया जा रहा है, तो पेनाल्टीज और पनिशमेंट भी उसी तरीके से इंपोज की जाएगी। और जब ये ड्राफ्ट बिल हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसमें एक नया सेक्शन भी जो है वो शामिल किया जा रहा है, जिसमें 5 फ्रीडम एनिमल को दी जाएगी, 5 फ्रीडम, राइट, 5 स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी एनिमल को। और हर एक व्यक्ति हैविंग चार्ज ऑफ एन एनिमल शेल इंश्योर, यानी कि जिस भी व्यक्ति के पास एक एनिमल है उसको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो उसकी ढंग से वो करे, ख्याल रखे, अगर उसका थ्रस्ट का, उसको प्यासा नहीं रखना है, उसको भूखा नहीं रखना है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना है। हमारा बच्चा भी 2 महीने का है, 2 मंथ्स कुछ डेज उसको हुए हैं भैया, इतना बड़ा भुक्कड़ है वो लैब्राडोर कि क्या ही बताएं। और माल न्यूट्रिशन, रोज कैल्शियम चाहिए भैया को, रोज अलग अलग चीजें चाहिए, अरे भाई क्या बताएं, बट ठीक है। डिस्कम्फर्ट, अगर उसको एनवायरमेंट पसंद, अरे मेरे वाले को तो एनवायरमेंट पसंद ही नहीं आता, 2 सेकंड का उसका शौक है, कार में उसको बिठाओ तो हर जगह कूद रहा है उसको। और बिल्कुल मेरी जो वो होती है ना ड्राइविंग सीट, बस वहीं पे आके बैठना है उसको और कहीं नहीं जाएगा वो। उसको अगर नीचे रख दिया आपने तो भैया कूद काद के आ जाता है आजकल तो। और हाँ, अगर उसको पेन हो रहा है, उसको इंजरी हो रही है और उसको कोई डिजीज है तो उसका ध्यान रखना है। तो रात में मैं भी जब सुबह उठ मतलब सोता हूँ तो रात में 1 बजे 1:30 बजे रोज उठा रहा है मुझे आजकल, वो कू 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 करता है बिल्कुल प्यार, अपन घबरा जाते हैं कि क्या हो गया यार इसको। गेट खोलो तो पॉटी करने चला जाता है, फिर 3:30 बजे फिर भाई सबको फिर पॉटी आती है। मैंने कहा भाई कहाँ से लाते हो इतना सारा। फिर इसके अलावा अगर उसको डर है किसी चीज का, अगर वो कंफर्ट में नहीं है तो उसको आपको ध्यान रखना है। फ्रीडम टू एक्सप्रेस नॉर्मल बिहेवियर फॉर स्पीसीज, राइट, तो यानी कि उसके साथ नॉर्मल बिहेवियर रखें भाई। सो इन केस ऑफ कम्युनिटी एनिमल, अगर वो कम्युनिटी एनिमल है तो लोकल गवर्नमेंट जैसे कि म्युनिसिपैलिटी या पंचायत वो उन एनिमल्स का ध्यान रखे, यानी कि जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं तो उसका ध्यान। और यार बताए मुझे अभी इतना बुरा लगा था, मैं अभी एक जगह से आ रहा था, पता है छोटू सा, यार मैं आपको बता रहा हूँ, आपका जितना बड़ा हाथ होगा ना उतना सा एक बेचारा छोटू सा कुत्ता, भी अभी नया बर्थ हुआ, मेरे ख्याल ठंड है ना तो भी मेरे ख्याल से इनका ब्रीडिंग पीरियड है, तो अभी उसका बर्थ हुआ होगा यार, बीच रोड में था वो। रवि रात में मैं 11 11:30 बजे करीब लौट रहा था एक जगह से, तो इतनी छोटू सा यार डॉगी, यार ठंड में बिल्कुल ऐसा खड़ा हुआ था। हमें तो ऐसा डर लग रहा था कोई ना कोई गाड़ी उसको रौंद के चली जाएगी। सो वी हैव ट्राइड कि उसको उठा के हमने साइड किया, बट वो फिर भी शैतान वापस आ गया। फिर जब दूसरी बार हम उसको उठाने गए तो उसकी मम्मी भगती आ गई। मैंने कहा चलो ठीक है, एटलीस्ट मम्मी तो आ गई, हम फटाक से कार में बैठ गए थे, नहीं तो उसकी मम्मी हमें काट लेती। तो ये तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनका ध्यान रखेंगी म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, राइट। और ड्राफ्ट के अंदर कम्युनिटी एनिमल जो है उनको क्या डिफाइन किया गया कि एनी एनिमल बोर्न इन अ कम्युनिटी एंड विच इज नॉट ओन्ड बाय एनी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन ने उसको पट्टा नहीं बांध के रखा है, उसको प्रोटेक्शन में नहीं रखा है, तो वो जो होगा वो कम्युनिटी एनिमल होगा, राइट। और इसके अंदर वाइल्ड एनिमल्स को जो है वो एक्सक्लूड कर दिया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की डेफिनेशन के थ्रू, राइट। तो ये कुछ फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अच्छा, अब इंटरनेशनल न्यूज की बात करते हैं। तो यूरोपियन पार्लियामेंट ने वोट किया है एक रेजोल्यूशन के ऊपर जिसमें इन्होंने फेवर किया है कि रशिया को एक स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर किया जा रहा है, कि रशिया जो है वो टेररिज्म, आतंकवाद जो है उसका प्रायोजक है, स्पॉन्सर करता है। देखो सिंपल शब्दों में एक रेजोल्यूशन लाया गया जिस रेजोल्यूशन के अंदर रशिया के ऊपर आरोप लगाया कि रशिया टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है, और उसमें यूरोपियन पार्लियामेंट ने जो है वो फेवर किया, मतलब यूरोपियन पार्लियामेंट बोल रही है कि हाँ सही है ये कि रशिया आतंकवाद को फैला रहा है। तो पहली न्यूज तो ये आपको क्लियर रखनी है। तो यूरोपियन पार्लियामेंट ने डेजिग्नेट किया है रशिया को कि रशिया जो है वो टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है, और आर्ग्यू किया है कि उसकी मिलिट्री स्ट्राइक जो है यूक्रेन सिविलियन टारगेट्स के ऊपर, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल, स्कूल, तो ये इंटरनेशनल लॉ को वायलेट कर रहे हैं, इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन कर रहे हैं।
यूरोपियन यूनियन ने जो है वो ऑलरेडी सैंक्शन इंपोज करके रखे हुए रशिया के ऊपर कि रशिया जो है, आपको पता है ना रशिया यूक्रेन का इशू, तो यूरोपियन यूनियन ने बोल के रखा है कि नहीं हम रशिया का सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जो है वो कब्जा करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। फिर यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो हम लोग को देखने को मिलते हैं वोल्दिमिर जेलेंस्की, तो इन्होंने जो है वो डिसीजन को वेलकम भी किया क्योंकि वो खुश हुए ना, यूक्रेन भाई यूक्रेन वर्सेस रशिया चल रहा है, जो भी रशिया के अगेंस्ट जाएगा यूक्रेन उसको मतलब थैंक करेगा, थैंकफुल होगा, राइट। तो ये चीज, और यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने जो है वो यूनाइटेड स्टेट से गुहार लगाई है और दूसरी कंट्री से गुहार लगाई है कि भैया रशिया को डाल दो कि वो टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है। यूनाइटेड स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है एंटोनी ब्लिंकन, तो इन्होंने भी अभी रिफ्यूज किया है कि रशिया को जो है वो स्टेट ऑफ टेररिज्म की लिस्ट में अभी नहीं डालेंगे, राइट। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया भले कितने बड़े दुश्मन हो, बट ये यूनाइटेड स्टेट्स जो भी अपनी चाल चलता है बहुत स्मार्ट है बॉस, जो भी अपनी चाल चलता है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलता है। इसलिए आपको भी आपका दोस्त कितना भी कुछ बोल के आपको बहला फुसला के बुला ले कि चला पार्टी में चलते हैं, पार्टी में चलते हैं, आपको अपना इंटरेस्ट ध्यान में रखना है कि नहीं बॉस, जब तक मेरा टारगेट पूरा नहीं होता मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा, मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखो, यूनाइटेड स्टेट्स वाला दिमाग अपने दिमाग में रखो। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट जो है उसने प्रेजेंटली 4 कंट्री को जो है, ये चीज आपको याद रखनी, किस किस कंट्री को यूनाइटेड स्टेट्स बोलता है कि ये टेररिज्म को स्पॉन्सर करती है, तो ये है क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, ईरान और सीरिया। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए आइए हम इन 4 कंट्रीज की लोकेशन भी जो है वो देख लेते हैं, राइट। तो ये 4 कंट्रीज जो है वो कौन सी हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट इट। आइए, तो पहले अपन देख लेते हैं क्यूबा को। कुछ नहीं करना, और आप भी अपने दीवार पर जो है वो वर्ल्ड मैप जो है वो आप लगाइए, राइट। देखो ये क्यूबा, क्यूबा कंट्री आपको जो है वो दिखाई दे रही है, कहाँ पर है, किसके आसपास हम लोग को देखने को मिल रही है। देखो आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स के नजदीक में ही ये टेरिटरी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको आपको नजर आ रहा है, ये है राइट, ये कैरेबियन सी, तो कैरेबियन सी और गल्फ ऑफ मैक्सिको के बीच में क्यूबा आपको कंट्री जो है वो दिखाई दे रही है, राइट। अब कोरिया की तरफ आ जाओ, अपन दुनिया घूमते हैं, ठीक है, अफ्रीका को हमने जो है वो क्रॉस किया, चलो यहीं पर ही आपको सीरिया भी दिखाई दे रही होगी, ये देखो ये सीरिया आपको जो है वो दिखाई दे रही है, राइट, दिख रही है सीरिया। सीरिया के बगल में ही आप देखेंगे ईरान, इराक को छोड़कर ईरान, तो ईरान हो गया, सीरिया हो गया, क्यूबा हो गया। तो चलो वापस गोल घूमते हैं, अपन क्यूबा की तरफ जाते हैं, ये क्यूबा हो गया, और इस तरफ आ जाओ, पैसिफिक की तरफ जो है वो आ जाओ, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, इधर घूमते जाओ, ये आपको कोरिया जो है वो दिखाई देगा, नॉर्थ कोरिया जो है वो यहीं पर ही आपको जो है वो नजर आएगा। ये देखो ये साउथ कोरिया दिखाई दे रहा है, यहीं पर ही देखेंगे आप तो आपको नॉर्थ कोरिया दिखाई देगा, ये नॉर्थ कोरिया चाइना के नजदीक, चाइना के साथ अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है, और यहीं पर ही सी ऑफ जापान भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, समझ में आया। तो ये चीज है। अब आइए वापस अपनी पीडीएफ की तरफ चलते हैं। तो ये 4 कंट्रीज को जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या करार कर दिया है कि ये 4 कंट्रीज जो है वो स्पॉन्सर है टेररिज्म की। इसका मतलब ये है कि ये कंट्रीज जो है ये इनका डिफेंस एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लग जाता है और उनको फाइनेंस नहीं प्रोवाइड कराता, मतलब आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, कोई भी कंट्री जो है वो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं प्रोवाइड कराएगी, राइट। तो ये फैक्ट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। यूरोपियन यूनियन में पार्लियामेंट जो है 4 कंट्रीज की, इन्होंने रशिया को जो है वो स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म जो है वो डिक्लेयर कर दिया है, और इसके अलावा ल्यूथियानिया, राइट, लाटविया, एस्टोनिया और पोलैंड, तो ये कंट्रीज भी हम लोग को देखने को मिलती हैं, राइट। जैसे ये पोलैंड वगैरह को आप देखने की जो है वो कोशिश करेंगे, तो ये तो बहुत पास की ही कंट्रीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, लाटविया, पोलैंड, लिथियानिया, राइट। ये यूरोप की ही आपको कंट्री जो है वो लाइन से जो है वो नजर आती है, मैं आपको दिखा देता हूँ वो भी, जिससे कि आपको बिल्कुल मैप के थ्रू जो है वो क्लैरिटी भी साथ ही साथ नजर आए। ये देखेंगे अगर आप मैप को, तो ये आपको देखो यूरोप जो है वो नजर आ रहा है, राइट, यूरोप दिख रहा है सभी को। तो ये देखिए आप पोलैंड, पोलैंड यहाँ पर आपको नजर आ रही है, पोलैंड। अब ये देखिए आप एस्टोनिया, बाल्टिक सी के नजदीक है, तो एस्टोनिया के नजदीक में बाल्टिक सी है, आप ध्यान में रखिए। और फिर लाटविया भी आपको यहीं पर दिखाई दे रही है, लिथुआनिया भी, लाइन से ये 4 कंट्रीज हम लोग को देखने को मिल रही हैं। तो अभी तक हम लोग को जो है वो क्या चीज नजर आ रही है कि यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट ने 4 कंट्रीज को अभी तक जो है वो डेजिग्नेट किया है स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म के तौर पर, और रशिया भी हम लोग को एक अब देखने को मिल रही है, राइट। और ये मतलब 4 कंट्रीज ने ये अभी तक रशिया को जो है वो स्पॉन्सर, मतलब टेररिज्म का स्पॉन्सर जो है वो माना है। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये 4 कंट्रीज को, ये 4 कंट्री, ये मत कंफ्यूजन है कि ये 4 कंट्री जो है वो टेररिज्म को स्पॉन्सर करती है, नहीं, ये 4 कंट्री ने रशिया को जो है वो स्पॉन्सर माना है टेररिज्म का, तो ये फैक्ट आप ध्यान में
रखना है आपको, बस बेसिक्स है, यानी कि लोकेशन बस ध्यान रखनी, उतना कुछ नहीं पूछा जाता वैसे। अब एनवायरमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो CITES की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 19, इसने अर्ज किया कि रिमूव करो पैंगोलिन को। पैंगोलिन तो पता है ना आपको कि पैंगोलिन किस तरीके के जो है वो दिखाई देते हैं। पैंगोलिन, पैंगोलिन पता है आपको कि कोरोना वायरस में भी हम लोग को जो है वो देखने को मिला था कि कोरोना वायरस के केस में कि पैंगोलिन को जो है कहा गया था कि ये पैंगोलिन स्पीसीज है, इससे भी जो है वो कोविड-19 फैला है। तो ये चीज पता है आपको? ये देखो ऐसी प्रजाति जो है ये दिखाई देती है पैंगोलिन की, सी ये इस प्रकार के दिखाई देते हैं, गोल इस तरीके के हो जाते हैं पैंगोलिन, राइट। तो ये प्रजाति है पैंगोलिन की, अगर आप देखेंगे तो इनको जो है वो स्केली एंटीएटर्स भी जो है वो कहा जाता है, ठीक है। तो ये फैक्ट बस थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये बोल रहे हैं कि रिमूव कर दो, CITES कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में कहा गया कि रिमूव कर दो रेफरेंसेस जो है पैंगोलिन के उसको ऑफिशियल फार्माकोपिया से। तो अपन इसी चीज के बारे में जो है वो चर्चा करते हैं। तो 22 नवंबर 2022 को 19वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हमें देखने को मिली CITES की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। वन जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजाति में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर यह कन्वेंशन है। मतलब इसी नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जितनी भी एंडेंजर्ड स्पीसीज है, ऐसी स्पीसीज जिनको खतरा है लुप्त होने का, तो उन स्पीसीज के इंटरनेशनल ट्रेड पर बैन लगाता है ये CITES। तो पैंगोलिन की अगर हम बात करें तो पैंगोलिन की जो स्किन जो होती है ना, ऊपर वाला एरिया भी मैंने आपको फोटो दिखाई, स्केल्स जो होते हैं उसके, तो इसका उपयोग चाइना करती है मेडिसिन बनाने के लिए, जिससे कि ये क्या कर सके, चीनी चिकित्सा में स्तनपान की कठिनाइयों से लेकर गठिया तक की बीमारियों में मदद के लिए किया जाता है। जो गठिया वगैरह होता है ना, अर्थराइटिस हो गया या लैक्टेशन हो गया, यानी कि कई बार मदर जो है वो बेबी को फीड नहीं कर पाती हैं, तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसमें ये पैंगोलिन के द्वारा बनाई गई मेडिसिन का उपयोग होता है। और एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया CITES के सेक्रेटेरिएट ने, और उसमें ये सजेस्ट किया गया कि आप रिप्लेस करो ये सब रेफरेंसेस को विद एक्सेप्टेबल सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। मतलब कि आप बताओ कि यार कौन से और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है और जिसका इस्तेमाल किया जाए जिससे कि इस प्रजाति के ऊपर खतरा ना पड़े यार, राइट, क्योंकि इस प्रजाति को मारा ना जाए इस प्रकार की मेडिसिन के लिए। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 19 ने अर्ज किया दूसरे मेंबर्स को और नॉन मेंबर्स को, राइट, कि वो अडॉप्ट करें, इंप्लीमेंट करें अपनी कंट्री के अंदर एक ऐसे कानून कि जिससे कि इस पेंगोलिन की प्रजाति को बचाया जा सके, राइट। और ये भी कहा गया कि जो भी इलीगल टारगेट करके इलीगल ट्रेड करता है इन स्पीसीज के ऊपर, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, उनको पनिश जो है वो किया जाए, राइट। ठीक है। COP 19 ने रिकमेंड किया कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टेक्निक्स को अप्लाई करो, फॉरेंसिक एनालिटिक्स टेक्निक को अप्लाई करो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ काम करो, डेवलप करो एक ऐसा स्ट्रॉन्ग सिस्टम बॉर्डर क्षेत्र में जिससे कि आप इस प्रकार की स्मगलिंग को रोक सके। और पैंगोलिन, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैंगोलिन अपेंडिक्स 1 में आती है CITES की परिशिष्ट 1 की सूची में ये हम लोग को देखने को मिलती है। इसका मतलब है ये स्पीसीज के ऊपर लुप्त होने का सबसे ज्यादा खतरा है कि गायब हो जाएगी स्पीसीज अगर इसका ट्रेड कंटिन्यू रहा तो। और टोटल 8 प्रजाति हम लोग को पैंगोलिन की पूरे दुनिया भर में देखने को मिलती है, जिनमें से इंडियन पैंगोलिन जो है, इसका ये साइंटिफिक नेम भी याद रखना, कभी कभी स्टेट PSC पूछ लेती है, भारतीय पैंगोलिन मैनिस क्रेसिकुडाटा, राइट। और चाइनीज पैंगोलिन है जो कि मैनिस पेंटा डैक्टियला। अब मैंने पता नहीं गलत प्रोनाउंस किया है, नो, बट आप स्पेलिंग देखकर अच्छा अपनी हिसाब से प्रोनाउंसिएशन कर लीजिए। और IUCN का स्टेटस जो है इंडियन पैंगोलिन का वो एंडेंजर्ड है, और चाइनीज पैंगोलिन का IUCN का स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो IUCN का स्टेटस भी ध्यान में रखना और CITES की अपेंडिक्स 1 भी ध्यान में रखिएगा। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में ही दोनों प्रजातियां आती हैं। और पेंगोलिन का सबसे ज्यादा शिकार होता है, क्यों शिकार होता है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मेडिसिनल पर्पस के लिए। और ट्रैफिक के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 23.5 टन जो पेंगोलिन जो हैं और उसके स्पेसिमेन की अगर हम लोग बात करें, उसके नमूनों की बात करें, तो उसकी ट्रैफिकिंग अभी तक 2021 में, यानी कि सोचो इतनी भारी मात्रा में पेंगोलिन की ट्रैफिकिंग हुई है। और ट्रैफिक की बात करें हम लोग तो ये ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम करती है वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट के प्रोटेक्शन में, राइट। तो ये चीज। अब नेशनल न्यूज की बात करें तो गुट्टी कोया ट्राइबल्स, देखो ट्राइबल जो आदिवासी जो होते हैं ना, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो गुट्टी कोया आदिवासियों ने कथित तौर पर
वन रेंज अधिकारी FRO चमाला श्रीनिवास राव की हत्या कर दी। तो एक न्यूज आ रही है कि एक ट्राइबल जो ग्रुप है गुट्टी कोया आदिवासी जो है, उन्होंने कुल्हाड़ी से, गुट्टी कोया आदिवासियों ने एक समूह ने तेलंगाना के भद्राद्री कोडागुडेम जिले के चंद्रगोंडा मंडल के एराबोडू वन क्षेत्र में पोडू भूमि के मुद्दे पर कुल्हाड़ियों और दंडरातियों से उसकी हत्या कर दी। कुल्हाड़ी से एक व्यक्ति को जो है वो मार दिया। तो आपको कोया ट्राइब के बारे में पता होना चाहिए। तो कोया ट्राइब कहां कहां पर पाई जाती है? तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा। उनकी खुद की लैंग्वेज में कोया जो है वो अपने आप को कोईटुर कहते हैं। कोया जो है वो कोया लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि एक द्रविडियन लैंग्वेज है जो कि गोंडी से रिलेटेड है। और कोया ट्राइब जो है वो कोया, डोली कोया, गुट्टा कोया या गोटी कोया या कामरा कोया, तो ऐसे इस इनमें ये डिवीजन है, इनमें ये डिवाइडेड है। और मेदाराम जटारा जो है इन्हें समका सरलम्मा जटारा भी कहा जाता है। और ये एशिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, ट्राइबल फेस्टिवल है, कोया ट्राइब के द्वारा मनाया जाने वाला तेलंगाना में। तो तेलंगाना के अंदर ये फेस्टिवल भी मनाया जाता है, मेदाराम जटारा। ये फेस्टिवल जो है वो हर 2 साल में होता है, फरवरी के महीने में। फेस्टिवल जो है वो बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करता है, और कुंभ मेला के बाद इतनी ज्यादा मात्रा में जो लोग अट्रैक्ट होते हैं वो यहाँ पर तेलंगाना के अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं। अब पोडू लैंड का मुद्दा की बात करें हम लोग, क्योंकि पोडू लैंड के मुद्दे पर ही इसकी हत्या कर दी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की। सो पोडू फार्मिंग की बात करें, पहली बात तो ये फार्मिंग समझो आप, पोडू खेती समझो आप। तो ये एक ट्रेडिशनल फॉर्म है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का, यानी कि पारंपरिक रूप से एक कृषि पद्धति ये हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और जंगलों को साफ किया जाता है पारंपरिक तौर पर, राइट। बर्न यानी कि स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन के बारे में आपको पता ही है ऑलरेडी। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट को जो है वो या उसको जला दिया जाता है। या फिर अगर आप स्टबल बर्निंग की बात करें तो उसमें भी आपको पता है कि खेती में स्टबल्स होते हैं, पराली जो होती है उसको जला दी जाती है, राइट। तो वैसी कुछ है ये। तो लोग बाग जो है वो क्रॉप्स जो कल्टीवेट करते हैं, जैसे कि मोटा अनाज हो गया, राइट, मिलेट हो गया, बाजरा हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, तो इन पैचेस में वो करते हैं और उसके बाद फिर उसको जला देते हैं। और जैसी कटाई हो जाती है तो पोडू कल्टीवेटर जो है जमीन को छोड़ देते हैं, पैचेस पे चले जाते हैं दूसरे क्रॉप सीजन पर, और इसको जो है वो कई बार जला दिया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट का सर्वे में ये पाया गया कि 3.95 लाख फार्मर जो तेलंगाना के अंदर है वो पोडू कल्टीवेशन करते हैं, मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन मान के चलो आप। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है उसने चिंता व्यक्त करी है कि फॉरेस्ट जो है वो इससे खराब होता जा रहा है, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बहुत बढ़ता जा रहा है क्योंकि जला रहे हैं ये, राइट। तो इसलिए इशू जो उठा पोडू कल्टीवेशन का, उनको रोक लगाई गई कि भाई पोडू कल्टीवेशन मत करो। और आपको शायद पता है कि ब्रिटिशर्स ने भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन के ऊपर रोक लगाई थी। क्यों रोक लगाई थी? बिकॉज ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि लोग बाग एक ही जगह पर रहें, क्योंकि अगर लोग एक जगह पर रहेंगे तो उनको कंट्रोल करना जो होता है वो काफी ईजी होता है। आई थिंक यू गाइस आर अवेयर अबाउट इट, है ना। तो ये चीज है। और शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2006 की बात करें तो जिसे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, और ट्राइबल कम्युनिटीज जो हैं दे आर एलिजिबल फॉर टाइटल डीड्स टू पोडू लैंड। तो पोडू लैंड का टाइटल जो है वो उनको मिला हुआ है। गाइस एक मिनट रुकना। हेलो, हाँ जी, अच्छा अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, एमपीपीएससी के मतलब चालू, मतलब एक्चुअली हमारा बैच जो है वो चल ही रहा है एमपीपीएससी का, जिसमें करंट अफेयर्स की और प्रीलिम्स की हम लोग तैयारी जो है वो करवाते हैं पूरी। सर एक्चुअली मैं अभी क्लास में हूँ, मैं आपको कॉल बैक करूँ थोड़ी देर से, है ना। हाँ हाँ, ठीक है भैया, चलिए। सो अवार्ड्स और प्राइजेस की अगर हम लोग बात करें तो संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, अकेडमी पुरस्कार, तो इसको अनाउंस किया गया है 2019, 2020 और 2021 के पीरियड के लिए। और जनरल काउंसिल मीटिंग जो है संगीत नाटक अकेडमी, नेशनल अकेडमी फॉर म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा, न्यू दिल्ली की जो है वो 6 से 8 नवंबर 2022 के बीच में हुई है, नई दिल्ली के अंदर, राइट। और इसके अलावा यूनानिमसली 10 लोगों को इलेक्ट किया गया है। जो भी लोग जो है वो अच्छा परफॉर्म करते हैं आर्ट्स की फील्ड में तो उनको इलेक्ट किया गया है। और जो एकेडमी की जो फेलोशिप है ये बहुत ही प्रेस्टिजियस है और रेयर ऑनर हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि 40 मतलब 40 लोगों को जो है वो प्रोवाइड की जाती है, 39 और 40 के आसपास लोगों को प्रोवाइड की जाती है, राइट। और जैसे ही सिलेक्शन हुआ 10 फेलोज का, तो संगीत नाटक एकेडमी के पास अब 39 फेलोज हम लोग को देखने को मिल रहे हैं।
और जनरल काउंसिल ने जो है वो सेलेक्ट किया 128 आर्टिस्ट को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के लिए, राइट, 2019, 20 और 2021 के लिए। अवार्ड के अंदर 3 लाख रुपए जो है वो दिए जाते हैं, राइट, एकेडमिक फेलो को। अच्छा, इसमें आप ये बस ध्यान में रखो कि कितना कैश प्राइज वगैरह जो है वो मिलता है। तो 1 लाख रुपए का कैश प्राइज जो है वो मिलता है, ताम्रा पत्र मिलता है और अगवस्त्रम भी जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा, ये ध्यान में रखना, यहां से क्वेश्चन बनेगा कि संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो है वो हाईएस्ट नेशनल रिकॉग्नाइजेशन है, आर्टिस्ट को प्रोवाइड किया जाता है, राइट, सबसे सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है जो कलाकारों को दिया जाता है। 1951 में लाया गया था और पहली बार अवार्ड जो है वो 1952 में दिया गया। संगीत नाटक अकादमी जो है ये आर्टिस्ट, म्यूजिक के स्कॉलर्स, डांस के स्कॉलर्स, ड्रामा के स्कॉलर्स, इनको जो है वो प्रदान किया जाता है। इंडिया ने वाइस प्रेसिडेंसी जीत ली है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन की एंड चेयर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोर्ड की 2023 से 25 के पीरियड के लिए। तो विमल महेंद्रू जो है ये आईईसी वाइस प्रेसिडेंट है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहां पर ये समझो आप कि आईईसी है क्या, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन क्या है। तो ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है जो पब्लिश करती है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स होते हैं ना, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जैसे एग्जांपल के तौर पर जो भी आप डिवाइस यूज करते हो, बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का आपने चिन्ह भी देखा होगा काफी सारी डिवाइसेस पर, बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का जो है वो ये सिंबल है, ये साइन है, ये मार्क है। तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि इसका स्टैंडर्ड जो है वो पूरा परफेक्ट है कि नहीं, यही रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता। तो वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पर जो प्रोडक्ट्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो किस तरीके के होंगे, तो उसका ये हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड्स क्वालिफाई करता है कि यार ये प्रोडक्ट है, अगर इस स्टैंडर्ड का होगा तभी इसका एक्सपोर्ट जो है वो किया जाएगा, तभी ये कंज्यूमर के लिए हेल्पफुल होगा, बेनिफिशियल होगा, करेक्ट। तो ये चीज है। और इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव आईईसी के अंदर और वेरियस टेक्निकल कमेटी के अंदर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के वो इलेक्ट होते हैं। तो हमारे बीआईएस डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, मेंबर्स हैं, तो उनको ये इंटरनेशनल लेवल पर इलेक्ट किया जाता है। और बीआईएस आप जानते ही हैं, राइट, कि ये रिप्रेजेंट करती है पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। और स्टैंडर्डाइजेशन मैनेजमेंट बोर्ड की बात करें तो हाईएस्ट गवर्नेंस बॉडी हम लोग को देखने को मिलती है, जितने भी टेक्निकल मैटर्स जो होते हैं वो ये बोर्ड जो है वो उस पर डिसीजन लेती है। तो ये फैक्ट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। भाई साहब, इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिरा है, भारत की बेरोजगारी दर जो है वो 7.2% पे गिर गई है जुलाई सितंबर 2022 में। तो ये बहुत अच्छी बात है। एनएसओ की बात करें, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की, तो इसने बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है पर्सन का जिसकी उम्र 15 साल या उससे ऊपर की है, तो वो गिर गई है 7.2% जो है वो हो गई है जुलाई सितंबर 2022 में 9.8% से। लेटेस्ट डेटा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो है वो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के ऊपर आधारित हम लोग को देखने को मिलता है। जुलाई सितंबर 2022 की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है फीमेल्स के बीच में 15 साल या उससे ऊपर की उम्र के अर्बन एरियाज के अंदर ये भी 9.4% डिक्लाइन हुआ है 11.6% से। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो करंट वीकली स्टेटस का अर्बन एरियाज में हमें देखने को मिला है वो भी बढ़ गया है, अच्छा है, यानी कि लेबर फोर्स बढ़ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है, इसका मतलब ये कि परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन अमंग द लेबर फोर्स, की लेबर फोर्स में अनएम्प्लॉयड पर्सन कितने। अच्छा, और सिंपल लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन मैं आपको समझाऊं तो जो भी लोग काम करने के इच्छुक हैं, अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क, काम करने का इच्छुक है, बट अगर उसे काम नहीं मिल पा रहा है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आएगा। अब एक व्यक्ति है जो निठल्ला व्यक्ति, जिसको काम ही नहीं करना, आलसी व्यक्ति है, जो काम करना ही नहीं चाहता, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। ये फैक्ट भी ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन, आप मुझे बताओ वर्किंग एज जो है वो कितनी से कितने उम्र से कितने उम्र तक होती है, वर्किंग एज बताओ। 15 to 59 ईयर्स ये वर्किंग एज है, 15 to 59 ईयर्स, ठीक है। तो ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा। अब इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो सी डॉट ने 3 दिन का नेशनल वर्कशॉप क्रिप्टोलॉजी के ऊपर जो है वो ऑर्गेनाइज किया। क्रिप्टोलॉजी कुछ क्रिप्टो करेंसी से मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्रिप्टो एंड टू एंड इंक्रिप्शन, तो ये फैक्ट भी ध्यान में रखना, एंड टू एंड इंक्रिप्शन, राइट, क्रिप्टो। तो सी डॉट जो है क्रिप्टोलॉजी रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया और IEEE कम्युनिकेशन सोसाइटी दिल्ली चैप्टर ने 3 दिन का जो है नेशनल वर्कशॉप ऑन क्रिप्टोलॉजी जो है वो ऑर्गेनाइज किया है।
वर्कशॉप की थीम है, थीम थोड़ी सी ध्यान में रखना, एडवांसमेंट इन क्रिप्टोलॉजी फॉर एनहेंसिंग सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी इन कम्युनिकेशन नेटवर्क। संचार नेटवर्क में सुरक्षा और गोपनीयता बढ़ाने के लिए क्रिप्टोलॉजी की प्रगति। तो मैंने आपको बताया ना, क्रिप्टो एंड टू एंड इंक्रिप्शन। अपन व्हाट्सएप करते हैं ना एक से दूसरे को, तो आप जैसे ही व्हाट्सएप, कई बार आपने देखा व्हाट्सएप पे एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, मतलब कि आपके द्वारा किया गया मैसेज जिसको आप भेज रहे हो सिर्फ उसी तक पहुंचेगा, बीच में किसी और तक नहीं पहुंचेगा, यानी कि सिक्योर्ड है आपका कम्युनिकेशन। तो क्रिप्टो मतलब सिक्योरिटी पर मेनली फोकस किया जाता है। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। इसके बारे में और डिटेल में जीएस में आपको पढ़ना ही है ऑलरेडी, राइट? तो अभी के लिए बेसिक मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। तो इसका मेन एम 2022 के इस वर्कशॉप का मेन एम हमें देखने को मिलता है कि जितने भी मतलब लोग हैं जो क्रिप्टो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर आए, क्योंकि हमें साइबर सिक्योरिटी पर, क्वांटम कंप्यूटिंग पर, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी पर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर, इन पर काम करना है, इसलिए यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पर डिस्कशन होता है, राइट? तो बस ये चीज है छोटी सी जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया कॉन्स्टिट्यूशन डे पे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इसका सेलिब्रेशन हम लोग को देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस समारोह में हिस्सा लिया हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने। तो इन्होंने काफी सारे इनिशिएटिव्स जो है वो लॉन्च किए ई कोड प्रोजेक्ट के अंदर, जैसे कि वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, जस्टिस IS मोबाइल ऐप 2.0, डिजिटल कोड, S3WAAS वेबसाइट, राइट? तो ऐसी चीज है। ई कोड प्रोजेक्ट की बात करें तो ये एक प्रयास है जिसके थ्रू सर्विसेज जो है वो लॉयर, लिटिगेंट्स, जुडिशरी को इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। वर्चुअल जस्टिस क्लॉक की बात करें तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि इसमें मतलब केस कितनी तेजी से कोर्ट के अंदर केसेस रिजॉल्व हो रहे हैं, तो उसकी पूरी डिटेल पब्लिक के साथ शेयर की जाती है। जस्ट IS मोबाइल ऐप 2.0 की बात करें तो ये अलाउ करता है जज को, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, कि वो जान सकें कि कितने केसेस जो है वो पेंडिंग है और कितने रिजॉल्व हुए हैं। डिजिटल कोर्ट की बात करें तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके थ्रू कोर्ट के रिकॉर्ड्स जो है वो अवेलेबल कराए जाते हैं जजेस को डिजिटल फॉर्मेट में। स्वास्थ्य वेबसाइट की बात करें, यानी कि S3WAS वेबसाइट की बात करें तो ये एक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू ये जनरेट करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, मैनेज करते हैं वेबसाइट को, और ये पब्लिश करते हैं स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और सर्विसेज डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से रिलेटेड। तो स्वास्थ्य वेबसाइट डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से रिलेटेड हम लोग को ये देखने को मिल रही है। अब भैया कॉन्स्टिट्यूशन डे को आपको ध्यान में रखना है, 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है। 26 नवंबर 1949 को इंडिया ने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन, बट लागू कब से हुआ? 26 जनवरी 1950, 1950, राइट? तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। गवर्नमेंट ने 26 नवंबर को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया था 2015 में, और इस दिन हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के बारे में, और हमारे इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर BR अम्बेडकर साहब को श्रद्धांजलि दी जाती है। BR अम्बेडकर साहब जो है, इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीफ आर्किटेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, मुख्य वास्तुकार इनको माना जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो ड्राफ्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के द्वारा। तो ये फैक्ट भी आपको पता होना ही चाहिए, पॉलिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। पहली शेपरा मीटिंग जो है G20 की, ये ऑर्गेनाइज हुई उदयपुर राजस्थान के अंदर। मीटिंग 4 से 7 दिसंबर तक हम लोग को देखने को मिलेगी, चलेगी। ऑब्जेक्टिव यही है कि इकोनॉमिक कॉपरेशन और फ्रेंडशिप जो है वो G20 मेंबर कंट्रीज के बीच में बढ़ावा देना। शेपरा मीटिंग जो G20 समिट की हमें देखने को मिल रही है, इसमें रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, गवर्नमेंट्स आएंगी मेन G20 समिट से पहले। यानी कि आप ये मान के चलो कि शेपरा मीटिंग है, मतलब मेन जो समिट होगी उससे पहले ये बैठकर बात करेंगे कि मेन समिट पर हम लोग क्या क्या चीजें जो है वो करने वाले हैं, और फाइनल डिसीजन जो है G20 समिट का जो है वो हेड ऑफ स्टेट लेंगे। और मेन G20 समिट से पहले शेपरा मीटिंग इंश्योर करती है कि भैया फाइनल समिट में क्या क्या करना है, कितनी कितनी चीजें करनी, किस किस चीजों पर डिस्कशन करना है। मतलब ये छोटी सी मीटिंग, मेन फाइनल मीटिंग से पहले एक छोटी सी मीटिंग को शेपरा मीटिंग कहते हैं। अमिताभ कांत आप जानते ही हैं, CEO नीति आयोग के हम लोग को देखने को मिले हैं, फॉर्मर CEO। तो ये G20 शेपरा जो है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे इंडिया की तरफ से। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, 77% रेटिंग इनको मिली है। तो ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी, ये दुनिया के मोस्ट पॉपुलर लीडर बन गए हैं 77% अप्रूवल रेटिंग के साथ। और यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड जो कंसल्टिंग फर्म जो हमें देखने को मिलती है, मॉर्निंग कंसल्ट, इसने जो है वो रिलीज किया है ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग को। मैक्सिकन प्रेसिडेंट एंड्रीस मैनुअल लोपेस और ऑब्रेडर, तो ये सेकंड प्लेस पे हमें देखने को मिल रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंटोनी एल्बनीज, तो ये
उसके बाद थर्ड पोजीशन पर हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो 22 वर्ल्ड लीडर में यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जॉय बिडेन जो है वो 9th रैंक पर हमें देखने को मिल रहे हैं। फिर यूनाइटेड स्टेट्स के प्राइम मिनिस्टर, सॉरी यूके के, यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक, तो ये भी जो है ये हम लोग को 10th पोजीशन पर देखने को मिल रहे हैं। देखो नंबर 1 पे मोदी जी, राइट, पॉपुलैरिटी के मामले में तो आप जानते ही हो, तो पॉपुलैरिटी मोदी मोदी तो हर जगह ही हो गया था। मोस्ट रीसेंट अप्रूवल रेटिंग्स जो हम लोग को देखने को मिल रही हैं, राइट, मोस्ट रीसेंट अप्रूवल रेटिंग किस डेटा के ऊपर आधारित हम लोग को नजर आ रही है? ये 16 से 22 नवंबर के बीच के डेटा के ऊपर आधारित हम लोग को नजर आ रही है। और सर्वे जो है, जो पोलिंग हुई है, इसमें अडल्ट रेसिडेंट जो है वो हर एक कंट्री के अंदर 7 डेज के बीच, यानी कि सर्वे पोल अडल्ट रेसिडेंट, यानी कि अडल्ट रेसिडेंट जो है 7 दिन, हर एक कंट्री के अंदर 7 दिन में जितने भी अडल्ट रेसिडेंट्स मिले हैं उनको, तो उनका सर्वे यहां पर हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ने सेलिब्रेट किया नेशनल मिल्क डे बेंगलुरु के अंदर। तो बस इसमें इतनी सी चीज ध्यान में रखो कि नेशनल मिल्क डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। 101st बर्थ एनिवर्सरी डॉक्टर वर्गीस कुरियन, अमूल वाले, राइट, डॉक्टर वर्गीस कुरियन कौन से वाले? अमूल वाले हमें देखने को मिलते हैं, तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी है, राइट। तो इसमें सिर्फ इतनी सी चीज आपको बस ध्यान में रखनी है, बाकी और डिटेल में जाने की इसमें जरूरत नहीं है। हाँ, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इंडिया का पहला स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड, भैया स्टिकर वाला डेबिट कार्ड हम लोग को देखने को मिल रहा है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है, राइट। फर्स्ट टैप आप कह सकते हो, फर्स्ट टैप या फर्स्ट टैप, FIRSTAP, इंडिया का पहला स्टिकर हम लोग को डेबिट कार्ड पर देखने को मिलेगा। इसको देख लेते हैं अपन एक बार कि कैसा जो है वो दिखेगा ये। अगर कोई फोटो जो है वो आई हो तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये फोटो। फर्स्ट टैप, अच्छा देखो आप, स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है क्या? एक मिनट रुको, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये ऐसा ऐसा कुछ जो है वो नजर आएगा, ये फर्स्ट टैप। क्या बात है, ये स्टिकर हम लोग को डेबिट कार्ड का, इंडिया का पहला स्टिकर जो है वो देखने को मिला। ऐसी ऐसे क्या फैक्ट्स होते हैं ना, स्टेट PSC वगैरह ऐसे फैक्ट जो है वो अक्सर पूछती है, तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। टैप और पे, आपको पता है ना आज की डेट में टैप और पे वाला फीचर हम लोग को देखने को मिलता है। डेबिट कार्ड आप देते हो, क्रेडिट कार्ड आप देते हो, टैप और पे फीचर इसके अंदर नजर आता है। पता है ना ये वाली बात आपको? तो वही चीज है, ठीक है। NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर बैंक ने इस चीज को लॉन्च किया है, ठीक है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन के बारे में आपको पता होगा, इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित हम लोग को टैप एंड पे देखने को मिलता है, ठीक है। कार्ड का उपयोग टैप एंड पे पर्पस के लिए किया जाएगा, तो इसमें डेबिट कार्ड या फिर एक वियरेबल डिवाइस जैसे कि वॉचेस वगैरह, रिंग्स वगैरह, या UPI पिन वगैरह एंटर करना, स्कैन करना QR कोड के साथ, तो ये सब चीजें भी हम लोग को देखने को मिल रही है, मतलब कि नहीं इसमें उपयोग किया जाएगा। सिर्फ टैप और पे वाली चीज है, अब आपको QR कोड वगैरह, UPI पिन वगैरह डालने की जरूरत है, टैप एंड पे वाला फीचर हमें देखने को मिलता है। कई बार मुझे डर भी लगता है टैप एंड पे वाले फीचर से, क्योंकि आप खड़े हुए हो, साइड वाले ने पीछे से मशीन लेकर आया, टैप एंड पे करके गया आपका बैलेंस, राइट, तो वाली चीज कई बार डर भी लगता है, बट एनीवेज। बट हाँ, इसने वो उसी डर को बचाने के लिए इसने कहा कि स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड जो है वो अलाउ करेगा टच फ्री ट्रांजेक्शन 5,000 रुपए तक बिना किसी पिन के, और जो भी ट्रांजेक्शन उसके ऊपर का होगा उसमें पिन की आवश्यकता होगी। तो ये सिक्योरिटी फीचर डाला हुआ है इसी चीज को, इसी डर को रोकने के लिए जो मेरे अंदर है। और IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो इंडिया का ये प्राइवेट बैंक हम लोग को देखने को मिलता है, 2015 से ऑपरेट कर रहा है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसके CEO जो हमें देखने को मिलते हैं V विद्यानाथन हम लोग को नजर आते हैं, ठीक है। ये है गाइस पूरा टॉपिक। बाकी MCQ आपको जो है मिल जाएंगे, 1-2 दिन से आपको MCQ जो है वो नहीं आए थे, अब आपको जो है MCQ मिल जाएंगे। और आपकी रेगुलर जो है वो GS की क्लासेस जो है वो अब शुरू हो रही हैं, राइट, MP की GS की क्लासेस, तो आप रेगुलर जो है वो क्लासेस में आइए। आज की क्लास जो होगी उसका टाइमिंग आपको मैं थोड़ी देर बाद जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा, राइट, तो आपको पॉपअप नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा। और भी अपने फ्रेंड्स वगैरह को बोला करो ज्वाइन करने के लिए, क्लासेस प्रमोट करो, यू गाइस आर आवर ब्रांड एम्बेसडर, राइट। चलो फिर यार साइन ऑफ करता हूँ मैं, मिलेंगे हम लोग कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कल की करंट अफेयर्स क्लास में, और आज तो मिल ही रहे हम लोग GS की क्लास में। जय हिंद। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। चलो साइन ऑफ करता हूँ।